वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है? वायुमंडलीय परिसंचरण ग्रहीय पवनें, स्थानिक मौसम तथा वायु राशि को प्रभावित करता है। यह पृथ्वी पर पाई जाने वाली पूरी जलवायु को वायुमंडलीय संचरण ही प्रभावित करता है। तो मेरा नाम राम कुमार सोनी, में आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का अध्याय 9। इसमें अपन देखेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है, किस प्रकार से हवाएं चलती हैं, किस प्रकार हवाओं के कारण समुद्रों पर गर्मी होती है, किस प्रकार स्थल भाग गर्म होते हैं, किस प्रकार ठंडे होते हैं, इसके बारे में अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। पहला है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के अनुसार वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जो वायुमंडल का दाब समुद्र तल पर अनुभव किया जाता है उसी को कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। जैसे कि यह समुद्र तल है, इस समुद्र तल पर समस्त वायुमंडल के भार को ही, नीचे की ओर भार को ही वायुदाब कहा जाता है। इस वायुदाब का मान कितना होता है? इस वायुदाब का मान होता है 13.25 मिली बार। इस वायुदाब को कहां पर नापा जाता है? वायुदाब को हमेशा समुद्र तल पर ही नापा जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र सतह समतल होती है, जबकि जो स्थलीय भाग होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, इसलिए हमेशा वायुदाब को समुद्र के तल पर ही मापा जाता है। वायुमंडलीय भार या दाब को इसको नापने की क्या इकाई? इसको नापने की इकाई है, इसको अपन मिलीबार में भी नाप सकते हैं। इसके बाद इसको हेक्टा पास्कल में भी मापा जा सकता है। महासागरीय सतह पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। अब यह देखा जाए कि इसको समुद्र तल पर ही क्यों मापा जाता है? क्यों? समुद्र की सतह समतल होती है, एक समान, और समुद्री सतह पर उच्चावच भी नहीं पाए जाते। इस कारण से वायुमंडलीय दाब एवं समताप रेखाएं कहां पर अंकित की जाती? वायुमंडलीय दाब एवं समताप रेखाएं सभी समुद्र के तल पर चिन्हित की जाती है। यह सभी काल्पनिक रेखाएं, इनको एक आदर्श रूप में माना जाता है। इनका जो प्रमाण दिया जाता है वो निरपेक्ष रूप से सापेक्ष दिया जाता है, मतलब रिलेटिव दिया जाता है। एब्सोल्यूट जो प्रमाण है वो नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी ऐसी तत्व नहीं है जिसका निरपेक्ष मान हो, इसलिए इन सबको सापेक्षिक एब्सोल्यूट रूप से कंपैरेटिव तुलना करके ही इनको रखा जाता है। इसके बाद मानचित्र पर वायुदाब को समदाब अथवा समबार रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? समान वायुदाब को समान स्थानों से मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं अपन समदाब रेखा। इन समदाब रेखाओं का मान कहां पर अधिक होता है? इन समदाब रेखाओं का मान समुद्रों पर अधिक होता है और इनमें वेरिएंस समुद्रों में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र देरी से ठंडा होता है और देरी से जमता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसकी विशिष्ट ऊष्मा। अब है वायुदाब की ह्रास या वायुदाब में कमी आना। अब वायुदाब में कमी कैसे आती है? जैसे जैसे धरातल से अपन ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वायुदाब में कमी आती है। जैसे 5500 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब आधा हो जाता है। इसी प्रकार से वायुदाब को देख सकते हैं। इसी प्रकार से अपन इसमें तापमान को देखते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कितना कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती। इसी प्रकार से धरातल से ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में भी कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब वायुमंडल के निचले हिस्से में अधिक तथा ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तेजी से घटता है। अब निचले वायुमंडल में वायुदाब अधिकता का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि निचले वायुमंडल में अधिक सघनता है। सभी प्रकार के पेड़ पौधे एवं सभी तरह के जो मटेरियल्स हैं, जो भौतिकवादी वस्तु है, वो सभी कहां पर पाई जाती है? वो सभी सरफेस पर ही पाई जाती है। जो कि सरफेस पर
अधिक घनत्वता है, जहां पर अधिक घनत्वता होगी, अधिक घनत्वता के कारण वहां पर वायु दाब भी अधिक होगा। जैसे कि जमीन पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाद पेड़ पौधे हैं एवं समस्त वनस्पतियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो जहां पर अधिक इनका बसावट होगी वहीं पर अधिक वायु दाब होगा। जैसे जैसे अपन धरातल से वायुमंडल की ऊपरी परतों में जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब में कमी आती जाती। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल है ऊपर जाने पर वायुमंडल विरल हो जाता है, कणों की मात्रा दूर दूर हो जाती है। जब कणों की मात्रा दूर दूर हो जाएगी तो तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम होने के साथ साथ वायु दाब भी कम हो जाएगा। तो इसलिए ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में कमी आती है। और ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में कितनी कमी आती है? ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में 5500 मीटर पर वायु दाब आधा हो जाता है, तेजी से घटता है। यह ह्रास दर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। यदि अपन 10 मीटर जाएंगे तो 1 मिलीबार वायु दाब कम हो जाएगा। अब समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं क्या होती है? समुद्र तल पर समान वायु दाब के स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। अब समुद्र तल पर जो समदाब रेखाएं बनाई जाती है वो किस प्रकार बनाई जाती है? सीधी होती है या आड़ी टेढ़ी होती है? जो समुद्र तल पर समदाब रेखाएं होती है वह अधिकांशतः सीधी होती है, जबकि जो महाद्वीपीय स्थान पर जो समदाब रेखाएं होती हैं वो अपेक्षाकृत आड़ी तिरछी या अपेक्षाकृत मोड़दार होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि समुद्रों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यानी समुद्र देरी से ही जमता है और देरी से ही ठंडा होता है। तो समुद्र के देर से गर्म होने एवं समुद्र के देर से ठंडा होने के बीच में तापांतर बहुत कम रहता है। समुद्रों में तापांतर मुश्किल से 1 डिग्री या 2 डिग्री तक ही होता है, जबकि महाद्वीपों में यदि रेगिस्तानों की बात कर ली जाए तो रेगिस्तानों दिन का तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो लगभग स्थल पर तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस का तापांतर में अंतर आ जाता है, जिस कारण से तापांतर के अंतर के कारण से जो स्थल भाग पर है वहां पर समदाब रेखाएं आड़ी टेढ़ी या मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। समुद्र तल से एक समान वायु दाब को मिलाने वाले स्थानों मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। ये समान अंतराल पर ही खींची जाती हैं। समान अंतराल का मतलब क्या है? समान अंतराल का मतलब है कि जैसे ये वाली समदाब रेखा है 1013, तो ये वाली समदाब रेखा होगी 1012, ये वाली समदाब रेखा होगी 1011। मतलब समान अंतराल मतलब कि इनमें अंगों में समान अंतराल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वायु दाब रेखा खींची गई 915, फिर यहाँ पर खींची जाएगी 920, यहाँ पर खींची जाएगी 925। इस प्रकार समदाब रेखाओं का अंकन किया जाता है। समदाब रेखाओं का पास पास या दूर होना क्या प्रकट करता है? अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि समदाब रेखाएं यदि पास पास है तो क्या होगा, यदि समदाब रेखाएं दूर दूर है तो क्या होगा? समदाब रेखाएं यदि पास पास है तो दाब प्रवणता अधिक और दूर दूर है तो दाब प्रवणता कम होती है। अब ये दाब प्रवणता क्या होती है? दाब प्रवणता होती है कि पवनों की चलने की दिशा, जैसे कि ये स्थान है ए, एक ये स्थान है बी, यहां पर समदाब रेखाएं पास पास है 1020, 1021, यहां पर समदाब रेखा पास पास है, यहां पर समदाब रेखाएं काफी दूर दूर हैं। तो पवनों की गति कहां पर अधिक होगी? तो यहां पर पवनों की गति अधिक होगी, जबकि यहाँ पर पवनों की गति कम होगी। क्यों? क्योंकि दाब प्रवणता बल यहाँ पर अधिक होता है। अब दाब प्रवणता बल क्या होता है? दाब प्रवणता बल होता है पवनों के चलने की दिशा। जैसे कि यहाँ जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर वायु दाब कम पाया जाता है। इसी प्रकार जहां पर ठंडे क्षेत्रों में तापमान कम होता है वहां पर वायु दाब ज्यादा पाया जाता है। पवनों के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने वाले
हवा को ही पवन कहा जाता है। यह पवन दाब प्रवणता बल के कारण उत्पन्न होती है कि जैसे यहाँ पर 1025 वायुदाब है, यहाँ पर वायुदाब है 1030, तो पवनों की चलने की दिशा क्या होगी? तो पवनों की चलने की दिशा होगी, हाई प्रेशर कहां पर है? यहां पर होगा 30, यहां पर होगा 25, तो पवनों के चलने की दिशा हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर होती है। यह है समुद्र के पास जो समदाब रेखाएं होती हैं वो अधिकांशतः सीधी होती है, जबकि जैसे कि ये महाद्वीप है, महाद्वीप के जो भागों में समदाब रेखाएं आड़ी टेढ़ी पाई जाती हैं। अब है दाब प्रवणता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाबों में अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। जैसे कि एक स्थान पर है दाब 1030, एक स्थान पर है दाब 1025, तो इनमें जो अंतर आएगा इसी को कहेंगे दाब प्रवणता। अब पवन किससे किसकी ओर चलेगी? ये हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, तो पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है, और दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा पवन की गति भी उतनी ही अधिक होगी। अब स्थानीय पवन, स्थानीय पवन क्या होती है? तापमान की भिन्नता एवं मौसम संबंधी अन्य कारकों के कारण किसी स्थान विशेष में पवनों का संचलन होता है, जिन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। कि किसी स्थान विशेष में तापमान या मौसमी परिवर्तन से जो पवनें उत्पन्न हो जाती उन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे कि भारत में चलने वाली लू, ये किसका कारण है? भारत में चलने वाली लू यह स्थानीय पवनों का उदाहरण। जब गर्मियों के मौसम में उत्तरी भारत का मैदान अत्यधिक गर्म हो जाता है तो वहां पर हाई प्रेशर का निर्माण, जब उत्तरी भारत अत्यधिक गर्म हो जाता है, उत्तरी भारत में लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है, तो अत्यधिक लो प्रेशर के निर्माण से यहाँ से जो पवनें मेसोपोटामिया या ये कहें फारस की खाड़ी और पोटवार के पठार से जो पवनें प्रवाहित होती है, इन्हीं पवनों को क्या कहा जाता है भारत में? इन्हीं पवनों को भारत में कहा जाता है लू। ये अत्यधिक गर्म पवन होती हैं और यह मृदा की नमी को सुखा देती है। आगे चलकर इन्हीं पवनों से आर्द्रता करण कर ये आगे जाकर मासिम राम में वर्षा कर देती है। तड़ित झंझा से शाम के समय, तड़ित झंझा से शाम के समय थोड़ी सी फुहारें पड़ जाती है। इन्हीं फुहारों को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं लू। इसी प्रकार से अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहेंगे? चिनूक। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में चलने वाली पवनों को क्या कहा जाएगा? जोंडा। इसी प्रकार से कुछ ठंडी पवनें होती है जैसे बिलजार्ड। बिलजार्ड मतलब होता है बर्फ का तूफान। किसी भी क्षेत्र विशेष में चलने वाले बिलजार्ड या हवाओं को क्या कहते हैं? स्थानीय हवा। जैसे कि कनाडा के उत्तरी भाग में जो हवाएं चलती है वो उनको कहते हैं बिलजार्ड। कनाडा में किस प्रकार की जलवायु? कनाडा में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या शीत जलवायु, तो वहां पर किस प्रकार की पवनें चलेंगी? तो वहां पर ठंडी पवनें चलेंगी। इसी प्रकार से रॉकीज से जो एंडीज से जो पवनें उतरती हैं वो किस प्रकार से पवनें उतरती हैं? वो गर्मी के साथ पवनें उतरती हैं, वहां पर बारिश नहीं होती। अब है वायु राशि। अब वायु राशि किसे कहते हैं? वायु राशि, इसका मतलब है किसी एक स्थान विशेष में वायु के पुंज को वायु राशि कहते हैं। यह वायु राशि का निर्माण कहां पर होता है? वायु राशि का निर्माण होता है या तो समुद्री सतह पर होगा वायु राशि का निर्माण, या स्थलीय सतह पर होगा। वायु राशि का निर्माण ट्रांजैक्शन फेस, यानी सतह पर भी बन जाए और स्थल पर भी बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो वायु राशि का निर्माण कहाँ होता है? तो वायु राशि का निर्माण या सिर्फ स्थल भाग पर होगा या सिर्फ समुद्र भाग पर होगा। अब बात यह है कि वायु राशि क्या है? तो वायु राशि वायु का एक पुंज है। पुंज मतलब होता है वायु का गुच्छा, जो किसी बहुत बड़े एरिया में पाया जाता है। जैसे कि भारत की वायु राशि कैसी है? भारत की वायु राशि है मानसूनी जलवायु है। तो मानसून कहां कहां पर रहता है? तो भारत में मानसून इस पूरे वाले रीजन में रहता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ये वाली वायु राशि कौन सी है? ये वाली महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि है।
इसी प्रकार से कनाडा में, इसी प्रकार से जैसे कि ये है, ये एम मतलब हुआ मेडिटेरियन, इसका मतलब होता है समुद्र, पी मतलब है पोलर, इसका मतलब हुआ कि समुद्र पर ध्रुवीय क्षेत्रों में बनने वाली वायु राशि क्या कहते हैं, समुद्री वायु राशि। इसी प्रकार से ये है एमटी, एमटी मतलब हुआ मेडिटेरियन, टी मतलब हुआ ट्रॉपिकल, मतलब उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में बहुत बड़े क्षेत्र पर बनने वाली वायु राशि को क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल वायु राशि। अब वायु राशि क्या है, जब वायु राशि किसी विस्तृत क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों जैसे तापमान, आर्द्रता, मौसम संबंधी आदि जो इसके फीचर्स है इनको धारण कर लेती है। तापमान तथा विशिष्ट गुणों वाली यह वायु वायु राशि कहलाती है। अब वायु राशि क्या है, किसी भी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली ऐसी राशि जिसमें तापमान भी समान हो, जिसमें आर्द्रता भी समान हो, एवं वहां पर जो मौसम प्रणालियां है वो इसके अनुरूप ही चेंज हो, तो वहां पर कौन सी वायु राशि पाई जाती, तो उस क्षेत्र विशेष के हिसाब से जो वायु राशि बनेगी उसी को अपन कहेंगे ये वायु राशि। इस प्रकार इस क्षेत्र में तापमान भी समान होता है, इस क्षेत्र में आर्द्रता भी समान रहती है, एवं इस क्षेत्र में जो मौसम प्रणालियां होती हैं वो भी समान ही पाई जाती हैं। जैसे कि भारत की जलवायु कैसी जलवायु, मानसूनी जलवायु है, तो वहां पर एक समय में बारिश होगी, एक समय में ठंडक होगी और एक समय में बारिश होगी। इसी प्रकार से यह देखा जाए कि ध्रुवीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वायु राशि पाई जाती है, ध्रुवीय क्षेत्र में कैसा फीचर्स रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में उष्ण तो कुछ रहता ही नहीं है, जबकि हमेशा शीत ऋतु ही रहती है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में हमेशा हाई प्रेशर बना रहता है, इस प्रकार से वहां पर शीत वायु राशि पाई जाती है। जबकि विषुवत रेखा पर किसी भी प्रकार की वायु राशि नहीं पाई जाती, क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पर हमेशा संवहनीय धाराएं चलती रहती हैं जो धाराएं को नीचे से ऊपर लगातार गतिशील होती रहती है, इस प्रकार से वहां पर अस्थिरता बनी रहती है। वायु राशि के लिए एक मुख्य कारण भी है कि उस क्षेत्र विशेष में स्थिरता पाई जानी चाहिए। यदि उस क्षेत्र विशेष में स्थिरता नहीं है, वायु का बहुत अधिक तीव्रता से संचलन हो रहा है, तो उस स्थान पर वायु राशि का निर्माण नहीं होगा। ये सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है तथा इनमें कई परतें होती हैं। अब ये सैकड़ों किलोमीटर तक पाई जाती है, ये 1000 किलोमीटर पाई जा सकती है, 2000, जैसे कि ये ध्रुवीय वायु राशि है, तो समस्त अंटार्कटिका पर पूरी ध्रुवीय वायु राशि पाई जाए। इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव पर पूरे उत्तरी ध्रुव को जो क्षेत्र कर ले, चूंकि वहां पर शांत वायु है, कोई भी गतिशील हलचल नहीं हो रहा है, ना वहां पर संवहनी धाराओं का प्रवाह हो रहा है, इस कारण से वहां पर एक स्थिर वायु राशि का निर्माण होगा। अब है कोरियोलिसिस बल। तो कोरियोलिसिस बल क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन से जो बल उत्पन्न होता है उसी बल को क्या कहा जाता है, उसी बल को कहा जाता है कोरियोलिसिस बल। इस बल की खोज किसने की थी, कोरियोलिसिस बल की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक जी कोरियोलिसिस, इस बल की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक जी कोरियोलिसिस ने की थी। इसी कारण इस बल का नाम क्या पड़ गया, इसलिए इस बल का नाम कोरियोलिसिस बल पड़ गया। बेसिकली कोरियोलिसिस बल क्या है, कोरियोलिसिस बल को भू विक्षेपित बल भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के घूर्णन के साथ लगता है, पृथ्वी के घूर्णन के साथ यह सभी वस्तुओं पर लगता है। इस बल के अनुसार, कोरियोलिसिस बल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा बाईं ओर हो जाती है। जैसे कि ये पवनों की दिशा है, ये पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। ये पवनें सीधी क्यों नहीं चल रही, ये पवनें सीधी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि पृथ्वी पर घूर्णन लग रहा है। अब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो हवा सीधी ना जाकर तिरछी जाने लगेगी, इसलिए ये कहें कि उत्तरी गोलार्ध में जो बल लगता है वो पवनों के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो बल लगता है वह बाईं ओर होता है। अब इसमें क्या कहा गया, पवन सदैव समदाब रेखाओं के आर पार उच्च दाब से
निम्न दाब की ओर ही नहीं चलती, वे पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित भी हो जाती हैं। पवनों के इस विक्षेपण को ही कोरियोलिसिस बल या प्रभाव कहते हैं। जैसे कि ये एक समदाब रेखा है, इस समदाब रेखा का मान है 950 मिलीबार। यह एक समदाब रेखा है, इस समदाब रेखा का मान है 960 मिलीबार। अब पवन कहां से कहां तक चले, इसको कहेंगे अपन हाई प्रेशर, इसको कहेंगे लो प्रेशर। तो पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर, हमेशा समकोण पर चलती हैं। तो पवन हमेशा समदाब रेखाओं के समकोण पर चलेगी। ये तो है आदर्श, इसको कहेंगे अपन आदर्श स्थिति। जबकि कोरियोलिसिस बल के प्रभाव में क्या होगा, कोरियोलिसिस बल के प्रभाव में जैसे कि ये है 950 मिलीबार, ये है 960 मिलीबार की समदाब रेखा। तो कोरियोलिसिस बल के प्रभाव में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन कर रही है। तो इस रोटेशन के कारण पवनें कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री के एंगल के साथ, 45 डिग्री के एंगल के साथ उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो पवन इस प्रकार सीधी चल रही थी, तो पवन इस प्रकार मुड़ जाएंगी। सीधी चल रही थी जो पवन, वो इस प्रकार 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाएगी। अब ये क्यों मुड़ रही है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार कर रही है। तो इस प्रकार से घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में तो यह दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। जो इस प्रकार पवनें चल रही थी, अब वो इस प्रकार 45 डिग्री के एंगल मुड़ जाती। यही पवनों का मुड़ना क्या है, पवनों का मुड़ना ही क्या है, पवनों का मुड़ना ही कोरियोलिसिस बल या कोरियोलिसिस बल को ही कोरियोलिसिस बल या प्रभाव कहते हैं। इसको भूविक्षेपक बल भी कहा जाता है। अब कोरियोलिसिस प्रभाव किस प्रकार पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार अपन ने देखा, उत्तरी गोलार्ध में तो पवनें दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, कोरियोलिसिस बल का प्रभाव विषुवत वृत्त पर शून्य तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब कोरियोलिसिस बल का प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या देखा कि कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। तो यह देखा जाए कि जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर घूर्णन सबसे अधिक कहां पर होगा, पृथ्वी पर घूर्णन सबसे अधिक होगा ध्रुवों पर, सबसे अधिक घूर्णन होगा ध्रुवों पर। जबकि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहां पर पृथ्वी का घूर्णन होगा, लेकिन इसके मुकाबले जैसे यहाँ पर घूर्णन 10% हो रहा, तो यहाँ पर घूर्णन से 0% ही होगा। क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत लंबे क्षेत्र को कवर कर रहा है, इसको यहाँ तक आने में पूरे क्षेत्र का चक्कर लगाना पड़ेगा। जबकि जो ध्रुव है, ध्रुव एक ही स्थिति में 1 से 4-5 बार उस स्थान से गुजर जाएंगे। इसलिए कोरियोलिसिस बल का मान हमेशा ध्रुवों पर अधिक होता है, जबकि यहाँ विषुवत रेखा पर न्यूनतम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है कि जो ध्रुव है, ध्रुव पृथ्वी का अधिक ज्यादा घूर्णन कर देते हैं। एक ही स्थान विशेष एक दिन में 2-3 बार निकल जाता है, जबकि यहाँ पर इसको चक्कर लगाने में बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए ये लाइन है, विषुवत वृत्त पर शून्य तथा ध्रुवों पर अधिकतम पाया जाता है। इसी कारण से जो चक्रवात बनते हैं, वो चक्रवात या साइक्लोन विषुवत रेखा पर नहीं पाए जाते। क्यों, क्योंकि वहां पर कोरियोलिसिस बल शून्य होता है। जब कोरियोलिसिस बल क्या होता है, हवा को विक्षेपित करने वाला बल। यदि किसी स्थान पर हवा को विक्षेपित करने वाला बल ही शून्य होगा, तो वहां पर हवा ही नहीं चलेगी। इसलिए ही इस पेटी को एक डोलड्रम पेटी कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हल्की सी एक पवन चलती है, जिसको फ्लोन महोदय ने बताया था। इसको कहेंगे विषुवत रेखीय पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज। इसलिए विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं पाए जाते। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक
ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। अब फेरल का नियम क्या है? फेरल नाम है विद्वान ने क्या बताया? फेरल नाम विद्वान ने बताया, यदि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा की ओर मुख खड़के खड़ा हो जाए तो हवा उत्तरी गोलार्ध में उसके दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवा उसके बाईं ओर चलेगी। इसी नियम को क्या कहते हैं? इसी नियम को फेरल का नियम कहते हैं। यह फेरल का नियम किसके आधार पर दिया गया है? यह फेरल का नियम फ्रांस के वैज्ञानिक जीजी कोरियालिस के आधार पर दिया गया था। अब नेक्स्ट, अब पवनों के प्रकार। तो अपन ने देख लिया कि पवनें किस प्रकार चलती हैं। पवनें हमेशा हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर ही चलती है। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती है। पवनें तीन प्रकार की होती हैं। पहला है भूमंडलीय पवनें, प्लेनेटरी विंड्स। सेकंड है सामयिक पवनें या सीजनल विंड्स। थर्ड स्थानीय पवनें या लोकल विंड्स। सबसे अपन देखते हैं भूमंडलीय पवनें। तो भूमंडलीय पवनें क्या होती है? जैसे कि यह भूमंडलीय पवनें जो समस्त पृथ्वी पर एक निश्चित दिशा में लगातार गति करती है, उन्हें कहते हैं अपन भूमंडलीय पवनें। जो मौसम के अनुसार या जो सीजनल चलती है, जैसे कि मानसूनी पवनें 6 महीने तो चलेंगी भारत की तरफ और 6 महीने चलेंगी भारत से विषुवत रेखा की ओर। और कुछ रहती है स्थानीय पवनें, जैसे कि अभी इसके आगे वाली स्लाइड में अपन ने पढ़ ली, जैसे कि चिनूक है, सांता आना है, इसी प्रकार से जोड़ना है, इसी प्रकार से बर्ग है, लू है, और ऊपर चले जाओ काराबोरान है। इस प्रकार की पवनों को स्थलीय पवनें कहा जाता है। अब भूमंडलीय पवनों के बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह विषुवत रेखा है, अब यह विषुवत रेखा है, यह है हॉर्स लैटिट्यूड और यह है पोल्स। जो विषुवत रेखा जो उत्तरी यहां से 30 डिग्री से विषुवत रेखा की ओर चलती है, इन पवनों को कहते हैं अपन व्यापारिक पवनें। जो इस एरिया में आएगा, इस एरिया को क्या कहेंगे? इस एरिया को कहा जाएगा हेडली सेल। इस ऊपर वाले एरिया को कहा जाएगा फेरल सेल और उसके ऊपर वाले एरिया को कहा जाएगा ध्रुवीय सेल। इसके बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करते हैं। अब है भूमंडलीय पवनें या प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं? पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को भूमंडलीय पवनें कहते हैं। जो पवनें पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर चलती हैं, जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, उन पवनों को क्या कहा जाता है? उन पवनों को कहा जाता है भूमंडलीय पवन। उन पवनों को कहा जाता है भूमंडलीय पवनें। अब भूमंडलीय पवनों के भी 3 प्रकार होती हैं। पहला प्रकार की पवनें होती है व्यापारिक पवनें, दूसरी प्रकार की पवनें होती है पछुआ पवनें, और तीसरी प्रकार की पवनें होती हैं कौन सी? ध्रुवीय पवनें। ये पवनें एक उच्च वायुदाब कटिबंध से दूसरे निम्न वायु कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती हैं। अब ये उच्च वायुदाबी कटिबंध से क्यों चल रही हैं? क्यों? अपन ने पढ़ा था हमेशा पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही जाती है, इसलिए हमेशा पवन उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। कभी निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब हाई प्रेशर की ओर नहीं चलती। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर का मतलब ही होता है, अब जैसे कि एक सिलेंडर है, इसका एग्जांपल समझा जाए। जैसे कि एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर अपन वायु को कैसा भर देते हैं? जैसे कि एग्जांपल समझा जाए, जैसे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अपन वायु को दबा दबा कर भर देते हैं। इस कारण से यह द्रवित अवस्था में भी हो जाती है। अब इसको अपन ने हाई प्रेशर से रखा है, बिल्कुल दबा दबा के रख दिया, तो इसके अंदर क्या हो गया? कर दें स्टार्ट। यहां पर है हाई प्रेशर सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर के बाहर है लो प्रेशर। तो जब सिलेंडर फटेगा तो यहां से वायु बाहर की ओर ही चलेगी, कभी वायु एटमॉस्फेयर से सिलेंडर में नहीं जाएगी। अब यहां से हाई प्रेशर से क्यों चल रही? क्यों? यहां से पवनें, क्योंकि हाई प्रेशर से पवनें बाहर की ओर गति
करती हैं, इसलिए यह पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अब जो प्लेनेटरी विंड है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली विंड का नाम है व्यापारिक पवनें, दूसरी विंड का नाम है पछुआ पवनें, और तीसरी हवाओं का नाम है ध्रुवीय हवाएं। जैसे कि ये है 0 डिग्री, यहां से जो पवनें चलेंगी उनको क्या कहेंगे अपन? उनको कहेंगे विषुवत रेखीय पवनें। अब इनके बारे में देखते हैं कि व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायु कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें कहते हैं। यह है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से, यह विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को कौन सी पवन कहते हैं? चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। और इस प्रकार इसमें बनी एक कोशिका को क्या कहते हैं? इसमें एक बनी कोशिका को हेडली कोशिका कहते हैं। कोरियोलिस बल के अनुपात अनुसार ये अपने पथ से विक्षेपित होकर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। इस प्रकार से कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये पवनें सीधी ना चलकर ये पवनें इस प्रकार चलती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, जबकि यहां से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। व्यापारिक पवनों को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं। जर्मन भाषा में ट्रेड का अर्थ होता है निश्चित मार्ग होता है। अब इनको ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अरब के व्यापारी यूरोप के लिए बेचने जाते थे तो वो इन मार्गों का ही सहारा लेते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। विषुवत वृत्त तक पहुंचते पहुंचते ये जलवाष्प से संतृप्त हो जाती है तथा विषुवत वृत्त के निकट पूरे साल भर बारिश करती है। अब ये पूरे साल भर बारिश क्यों करती है? क्योंकि विषुवत रेखा पर अपन जानते हैं कि सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है। सर्वाधिक आर्द्रता के कारण जब ये पवनें विषुवत रेखा की ओर जाती हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्द्रता हो जाती है। आर्द्रता के कारण शाम दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच बहुत घनघोर बारिश होती है। इन घनघोर बारिश को क्या कहते हैं? इन्हीं घनघोर बारिश को संवहनीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी पछुआ हवाएं। पछुआ मतलब होता है वेस्टर्लीज, इनको कहते हैं वेस्टर विंड। जो पवनें पश्चिम की ओर से प्रवाहित पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है उन पवनों को कहा जाता है पछुआ हवाएं। यह पवनें उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। यह भी कहां चल रही है? यह भी चल रहे हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जैसे कि यह है, ये पवनें कहां से जा रहे हैं? ये पवनें जा रहे हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। यह पवनें कहां से कहां तक चलती हैं? यह पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। दोनों गोलार्ध में इनका विस्तार 30 से 60 अक्षांशों के मध्य होता है। चूंकि 0 से 30 डिग्री के बीच क्या होता है? 0 डिग्री या 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच व्यापारिक पवनें चलती है, जिनको कहा जाता है हेडली कोशिका। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच जो पवनें चलती है उनको कहा जाता है फेरल कोशिका। फेरल का मतलब है, इसकी खोज फेरल नामक विद्वान ने की थी। इन्हीं पवनों को क्या कहा जाए? इन्हीं पवनों को कहा जाता है पछुआ पवनें। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम होती है। यह है उत्तरी गोलार्ध उत्तर पश्चिम में इनकी दिशा है दक्षिण पश्चिम। व्यापारिक पवनों की तरह ये पवनें शांत और दिशा की दृष्टि से नियमित नहीं रहती। इस कटिबंध में प्राय चक्रवात तथा प्रति चक्रवात आते रहते हैं। क्यों? अब इसी दिशा में पवनें ज्यादा बोर रहती हैं, ज्यादा तीव्र गति चलती हैं। क्योंकि मध्य अक्षांशों में हमेशा चक्रवात आते रहते हैं। इसका कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मैंने क्या बताया, कोरियोलिस बल का मान कम होता है। इस कारण से वहां पर 0 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री तक चक्रवात नहीं बनते। जबकि जो शीतोष्ण एरिया है वहां पर तापमान की अधिकता के साथ साथ
पवनें भी तेज रहती हैं और कोरियोलिसिस बल का प्रभाव भी तेज रहता है। इस कारण से वहां पर हमेशा चक्रवात आते रहते हैं। इसी प्रकार से यूरोपीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? इसी प्रकार यूरोपीय जलवायु को चक्रवातीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनों से ही ज्ञात होता है कि यह पवनें ध्रुवों से आती होंगी, इसीलिए इन पवनों क्या कहते हैं, इसलिए इन पवनों कहा जाता है ध्रुवीय पवनें। अब ये ध्रुवीय पवनें अपने साथ क्या लाती है? ध्रुवीय ध्रुवीय पवनें अपने साथ बर्फीली हवाएं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े समुद्रों में निक्षेपित करती हैं। ये पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदा पेटी से, यह भी कहां चल रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश और ध्रुवों के मध्य रहता है। यह कहां से चलती है? 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य चलती है। बर्फीले क्षेत्रों से आने कारण ये पवनें अत्यंत ठंडी और शुष्क रहती हैं। शुष्क क्यों रहती है? क्योंकि इनमें ह्यूमिडिटी नहीं रहती या प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होता है। अब जब आर्द्रता नहीं रहेगी, आर्द्रता क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आर्द्रता वाली जो बूंद रहती है वह एक बर्फ के रूप में जम जाती है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को तो कहा जाता है बर्फीला तूफान। इस कारण से यह पवनें ठंडी और शुष्क होती है। अब है सामयिक पवन, सीजनल विंड्स। जो विंड मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं, या जो विंड सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन से विंडों का विस्थापन होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सीजनल विंड्स। ये वे पवनें हैं जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं, उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। मानसूनी पवनें इसका अच्छा उदाहरण है। 6 महीने मानसूनी पवनें चलती हैं दक्षिण पूर्व और 6 महीने पवनें चलती हैं उत्तर पश्चिम दिशा में। ये अपना भारत है। इस प्रकार ये पवनें चलती हैं। 6 महीने यहां चलेंगी और 6 महीने नीचे की ओर चलती हैं। अब स्थानीय पवनें, जैसा कि अपन ने पढ़ा कि किसी स्थान विशेष में ताप परिवर्तन, घनत्व परिवर्तन के कारण से जो पवनें उत्पन्न होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अपन स्थानीय पवनें या लोकल विंड्स। ये पवनें गर्म व ठंडा होने की भिन्नता से पैदा होती हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि समुद्र तल पर विशिष्ट ऊष्मादिक होती है, इसलिए वह देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। जबकि जो महाद्वीप रहता है वह तेजी से गर्म हो जाता है और तेजी से ही ठंडा हो जाता है। इस कारण तापमान के विरोधाभासी के कारण यह हवाएं पैदा होती है। ये स्थानीय रूप से सीमित क्षेत्रों को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि ये छोटे से क्षेत्र विशेष पर ही चलती है, इसलिए छोटे से एरिया को प्रभावित करती है। स्थल समीर व समुद्र समीर जैसे लू, फोन, जैसे कि मैंने बताया चिनूक, मिस्टल आदि ऐसी स्थानीय पवनें हैं। स्थल समीर और जल समीर के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। अब है मानसून। मानसून किस प्रकार की पवनें हैं? मानसून को कहेंगे अपन सीजनल, सीजनल विंड, जो 6 महीने तो चलती हैं दक्षिण पूर्व की ओर और 6 महीने चलती हैं उत्तर पश्चिम की ओर, जैसे कि ये पवनें हैं। अब ये गर्मियों में तो ये पवनें भारत के इस एरिया पर चलती है, जबकि जो ठंडों में है, ठंडों में जब सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है तो ये पवनें इस ओर गति करने लगती हैं। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। अब सबसे पहले मानसून की खोज किसने की थी? सबसे पहले मानसून की खोज, भारत के मानसून की खोज या मानसून शब्द किसने दिया था? सबसे पहले मानसून शब्द अल अरब के एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है अल मसूदी। सबसे पहले अल मसूदी नामक वैज्ञानिक ने मानसून नामक शब्द दिया था और यह मौसम शब्द से बना है। तो मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है? मानसून शब्द की उत्पत्ति होती है अरब प्रायद्वीप से या अरब क्षेत्र से। अरब कौन सा वाला अरब? जैसे सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, उस एरिया से शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। ऋतु के अनुसार ही हवा का चलना ही क्या है? मानसूनी हवा है। अतः मानसूनी पवनें वे पवनें है जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। जब जो है 6 महीने
6 महीने दक्षिण पूर्व चलेंगी और 6 महीने उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगी। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है चित्र में, ये 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती। जब ये 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तो भारत में उस समय मानसून का काल कहा जाएगा। तो उस समय बारिश में अत्यधिक वर्षा हो, क्योंकि यह समुद्र से आर्द्रता को प्राप्त करती है और भारत में पश्चिमी घाट और आदि पर्वतमालाओं से टकराकर भारत में घनघोर वर्षा करती हैं। इसलिए मानसून के समय बारिश ऋतु में बहुत अधिक बारिश होती है, जबकि ठंड के समय जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो हवाएं चलेंगी वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। चूंकि स्थल भाग में आर्द्रता की कमी पाई जाती है, इस कारण से यह पवनें बारिश नहीं करती। इसलिए इसी में यह कहा गया है समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इन पवनों को 2 वर्गों ग्रीष्मकालीन मानसून जहां पर भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है तथा शीतकालीन मानसून में बांटा जाता है। ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में चलती है। जब यह गर्मियों में चलेंगी तो भारत में अत्यधिक वर्षा होगी, जब यह ठंडों में चलेंगी तो वर्षा ना होकर शुष्क ऋतु पाई जाती। इसलिए कारण भारत में यह कौन सी ऋतु चल रही है? चल रही ठंड ऋतु। जब यह पवनें भारत से विस्थापित हो रही है विषुवत रेखा की ओर। अब अपन देखें स्थल समीर और जल समीर। स्थल समीर और जल समीर ये कैसी पवनें हैं? यह भी एक सामयिक पवनें है, सीजनल पवनें हैं जो मौसम के अनुरूप चलती हैं। अब अपन स्थल समीर को देखें। क्या है स्थल समीर? ये पवनें रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, क्योंकि रात के समय स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है तथा समुद्र देर से ठंडा होता है, जिसके कारण समुद्र पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र वितरित हो जाता है। इसको अपन देखते हैं। जैसे कि रात का समय है, एक रात का समय है स्थल समीर और एक दिन का समय है। रात के समय में यह स्थल भाग, यह है जल भाग, यह है स्थल भाग, यह है सब जल भाग। दिन में सूर्य से जो प्रकाश आएगा तो वहां पर इस दिन में तो स्थल भाग अधिक तेजी से गर्म हो जाएगा सूर्य की किरणों के कारण, जबकि जल धीरे धीरे गर्म होगा। क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, इसके कंपैरेटिव यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। तो दिन में हवाएं कहाँ चलेंगी? दिन में हवाएं समुद्रों से स्थल की ओर चलती हैं। इसी प्रकार रात में अब यहाँ से लो प्रेशर बना तो स्थल जल्दी से गर्म हो गया तो जल्दी से ठंडा बन जाएगा। जब जल्दी से ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा रात के समय हाई प्रेशर और यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर। अब पवनें स्थल से समुद्रों की ओर चलने लगती है। इसी को कहते हैं अपन, इसको कहेंगे अपन स्थल समीर, इसको कहा जाएगा जल समीर। जिस स्थान से पवन की उत्पत्ति होती है उसको उस स्थान का नाम दिया जाता है। जैसे इसमें जल से पवन की उत्पत्ति हुई, इसको कहेंगे जल समीर। इसकी उत्पत्ति स्थल से हुई, इसलिए इसको कहा जाएगा स्थल समीर। अब समुद्र समीर। ये पवनें दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, क्योंकि दिन के समय सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल शीघ्रता से गर्म हो जाता है, जिसके स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। ये पवनें आर्द्रता होती है, जैसा कि मैंने बताया कि ये समुद्र समीर है, ये समुद्र समीर। यहां से आर्द्रता ये स्थल की ओर लाएंगी और बारिश करेंगी। अब घाटी एक होती है घाटी समीर। अब इसके भी 2 भाग हैं। ये है, एक है घाटी समीर। अब घाटी समीर क्या होती है? दिन के समय शांत स्वच्छ मौसम में वनस्पति विहीन सूर्याभिमुखी, मतलब सूर्य के सामने ढाल तेजी से गर्म हो जाते हैं और इसके अंदर संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। जब इसका स्थान लेने के लिए घाटी में के ऊपर की ओर चलने पड़ती है वायु, तो दिन में 2 बजे इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। कभी कभी इन पवनों के कारण बादल बन जाते हैं और पर्वतीय ढालों पर वर्षा होती है। ये
बहुत आसान भाषा में समझा जाए इसको भी, जैसे ये दिन है, ये रात है, ये पर्वत है, ये घाटी है, ये पर्वत है, जैसे कि यह पर्वत है, यह घाटी है, यह पर्वत है, यह घाटी है। अब दिन के समय सूर्य ताप अधिक आएगा तो सूर्य ताप के कारण, सूर्य ताप की अधिकता के कारण यह वाला ऊपर वाला भाग अत्यधिक गर्म हो जाएगा। अत्यधिक गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, यह लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। तो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। इसी में यह कहा गया है, इसमें कठिन भाषा में कहा गया है। और यहाँ पर आगे, अब जब रात्रि में यहां से विकिरण जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगा तो जो पर्वत का ऊपरी वाला भाग है वो बहुत तेजी से ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर और घाटी में लो प्रेशर बनेगा। तो पवनें रात के समय पहाड़ों के शीर्ष से घाटी की ओर प्रभावित होती हैं। इसी पर पर्वतीय जमीन में देखा जाए, रात के समय पर्वतीय ढालों की वायु पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी और भारी होकर घाटी के नीचे उतरने लगती है। चूंकि ठंडी वायु कैसी होती है, भारी होती है, इस कारण भारी से ढलानों के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के साथ वह नीचे की ओर आ जाती है। इससे घाटी का तापमान सूर्योदय के कुछ समय पहले काफी कम हो जाता है, जिससे तापमान व्युत्क्रमण हो जाता है। तो जब घाटी का तापमान बहुत कम हो जाएगा तो घाटी के अंदर कौन सी वायु है? घाटी के अंदर है उष्ण वायु। जब ऊपर से शीत वायु और उष्ण वायु आएगी तो बहुत ज्यादा कोहरा बन जाएगा। इसी कारण से जो मकान बनाए जाते हैं वो घाटी के थोड़े ऊपर बनाए जाते हैं, बिल्कुल घाटी में नहीं बनाए जाते। सूर्योदय के कुछ पहले इसकी गति बहुत तेज होती है और ये समीर शुष्क होती है। अब ये समीर शुष्क क्यों होती है? क्योंकि यह ठंडी जलवायु, चूंकि ठंडी जलवायु में आर्द्रता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ठंड के कारण जो बर्फ, ठंड के कारण जो वायु में जो आर्द्रता है वह क्रिस्टल में या उसमें बर्फ के टुकड़ों में बदल जाती है। अब है अपना चक्रवात। अब चक्रवात क्या होता है? चक्रवात हमेशा लो प्रेशर का केंद्र होता है। अब अपन चक्रवात के बारे में देखते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है और उसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है तो पवनें निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होती है। चक्रवात जैसे कि यहाँ पर है लो प्रेशर एरिया में और यहाँ पर सभी जगह है हाई प्रेशर, तो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कोरियोलिसिस बल के कारण प्रवाहित होने लगती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है चक्रवात। आकर्षित होती हैं एवं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वे उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई की विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुरूप घूमने करने लगती है। यह जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है, उत्तरी गोलार्ध में यह उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी कैसे चलती? जैसे कि ये घड़ी है, घड़ी कैसे चलती? घड़ी ऐसे चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो ये हवाएं रहती हैं ये घड़ी सुई के विपरीत, तथा जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं रहती हैं ये घड़ी की सुई के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। इसमें इसकी दिशा होती है वामावर्त, इसकी दिशा होती है दक्षिणावर्त, क्योंकि ये दक्षिण की ओर चल रही है। चलती है। जैसे कि भारत में ये जो साइक्लोन आते हैं, भारत में साइक्लोन आते हैं, इनकी दिशा क्या रहती है? भारत में जो साइक्लोन आते हैं इनकी दिशा रहती है एंटी क्लॉकवाइज। इनकी दिशा रहती है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। यह है चक्रवात, यह हमेशा इस साइड ही आते हैं। अब प्रति चक्रवात। चक्रवात का उल्टा रूप क्या है? चक्रवात का उल्टा ही रूप है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में
कि केंद्र में तो हाई प्रेशर होता है जबकि आसपास लो प्रेशर होता है। तो यहां से केंद्र से हवाएं बाहर की ओर जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं जो अपन ने पढ़ा था पिछले, सिलेंडर। इस प्रणाली के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है अतः केंद्र से पवनें चारों ओर निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसमें पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप तथा दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल दिशा में चलती है। इसमें तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें तो प्रति चक्रवात में तो जो हवा है दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो ये हवा है ये वामावर्त चलती है। यह चलेगी दक्षिणावर्त, यह चलेगी वामावर्त। अब वाताग्र, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि वाताग्र क्या होता है, जब दो वायु राशियां अलग अलग गुणों और स्वभाव वाली आपस में मिलती हैं तो इनके बीच जो एक क्षेत्र का निर्माण रहता है उसी को क्या कहते हैं अपन, वाताग्र। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है। जैसे इस प्रकार की वायु राशि है, यह है उष्ण वायु राशि, यह है एक है शीत वायु राशि, यह की गति ये है, इसकी गति ये है। यहां पर जो एक ढाल का निर्माण होगा इसको ही कहेंगे अपन क्या, वाताग्र। जब दो प्रकार की भिन्न वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में जो ढाल का निर्माण होता है उस ढाल को क्या कहते हैं, इसी ढाल को क्या कहा जाए, इसी ढाल को अपन कहते हैं वाताग्र। इनको क्या कहा जाए, इनको वृत्तांश कहा जाएगा। ये है शीत वृत्तांश, यह है उष्ण वृत्तांश। अब अपन पेटियों के बारे में देखें। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी क्या है। इस कटिबंध का विस्तार 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। इस कटिबंध में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं अतः यहाँ वायु की हमेशा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में कोरियोलिस बल शून्य होता है। जब कोरियोलिस बल शून्य होगा तो वहां पर जो संवहनी वायु आपस में मिलेगी तो संवहन होकर ऊपर उठ जाएगा। संवहन होकर ऊपर उठेगा तो यहाँ पर इतना अधिक संवहन क्यों होता है, क्योंकि सूर्य ताप की मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक होती है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक संवहन होता है। इस कटिबंध में पवनें नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, क्योंकि ताप की अत्यधिकता के कारण यहाँ पर संवहनीय धारा चलती, इसलिए पवन नहीं चलती। कोरियोलिस बल शून्य होता है इसलिए पवन नहीं चलती। केवल ऊर्ध्वाधर लंबवत संवहनीय वायुधाराएं ऊपर की ओर उठती है अतः यह उष्ण कटिबंधीय पवन विहीन शांत प्रदेश बन जाता है, इसलिए हमेशा शांत क्षेत्र या डोलडर्म क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर पवनें क्यों नहीं चलती, कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति कारण यहाँ पर पवनें नहीं चलती, इसलिए इस क्षेत्र को शांत पेटी या डोलड्रम का क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार होता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच। दूसरा है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, इसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री। यह कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के मध्य फैला रहता है। 23.5 कह दो, 30 कह दो, 35 कह दो, ये कह दो। इसको अपन अक्षांश भी कहते हैं। इस कटिबंध में लगभग वायु शांत एवं शुष्क होती है। क्योंकि जो विषुवत रेखा से जो वायु जाती वहां यहाँ पर इसका अवतलन होता है, इसलिए यहाँ पर वायु शुष्क होती है। आकाश जब शुष्क वायु रहेगी यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर रहेगा। हाई प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्वच्छ मेघ होगा, यहाँ पर स्वच्छ आकाश होगा, मेघ होंगे ही नहीं, यहाँ पर बारिश भी नहीं होगी, यहाँ पर मरुस्थलीय स्थितियां पाई जाए। क्योंकि लगातार सूर्य की ऊष्मा यहाँ पर आती रहती है। संसार के सभी गर्म मरुस्थल इसी कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। क्योंकि पवनों की दिशा भूमि से समुद्र की ओर ऑफशोर होती है अतः ये पवनें शुष्क हो जाती है। जैसा कि ये देखा जाए, जैसे कि ये कोई महाद्वीप है,
महाद्वीप के हमेशा पूरब पे मानसून रहेगा। यहाँ पर अर्ध शुष्क शुष्क भाग रहेगा, जबकि यहाँ पर मरुस्थल पाए जाएंगे। क्यों मरुस्थल क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि यहाँ की जो आर्द्र हवाएं हैं वो यहीं तक सिर्फ वर्षा कर पाएंगी, यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाएंगे। इस कारण इस क्षेत्र में क्या बनते हैं? इस कारण इस क्षेत्र में मरुस्थलों का निर्माण होता है। अब है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहां से कहां तक है? 7 से 65 डिग्री के बीच में जो पेटी पाई जाती है उसको कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इस कटिबंध का विस्तार उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 7 से 65 अंश के मध्य होता है। इस कटिबंध में विशेष रूप से शीत ऋतु में अवदाह चक्रवात आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर चक्रवात अधिक आते हैं। अब ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब ध्रुवीय है तो ध्रुवों पर हमेशा उच्च वायुदाब पाया जाता है, वहां पर ह्यूमिडिटी की कमी पाई जाएगी। जब ह्यूमिडिटी की कमी पाई जाएगी तो वहां पर जो शीत ऋतु है वो बहुत ज्यादा शुष्क होगी। तो इस प्रकार इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 80 से 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट होता है। तापमान यहाँ पर स्थायी रूप से बहुत कम रहता है तथा धरातल पर सदैव हिमाच्छादन रहता है। इस प्रकार अपन ने देखा कि किस प्रकार से पवन तंत्र पृथ्वी के जलवायु, मौसमी दशाएं एवं मानव के क्रियाकलापों को कैसे प्रभावित करता है, कैसे पशु हवा चलती है, कैसे विषुवत की हवा चलती है, कैसे ध्रुवीय हवा चलती है एवं वहां की क्या मौसम प्रणालियां, कैसे चक्रवात आते हैं। तो इसी प्रकार से और डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे की एजुकेशन के ऐप को अभी डाउनलोड कीजिएगा और हमें आप फीडबैक दीजिएगा और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो पर कमेंट जरूर करें।